ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एमकैट के लिए टॉपिक दैट इज़ सॉलिड्स। और सॉलिड्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के सॉलिड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सॉलिड्स के अंदर हमारे पास दो टाइप के सॉलिड्स हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं हमारे पास, और एक मेरे पास है अमॉर्फस सॉलिड्स। तो ठीक है, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अरेंज हुए होते हैं 3D मैनर के अंदर, और जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर वो 3D मैनर में नहीं अरेंज हुए होते। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास NaCl और आइस आता होता है, और जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल में हमारे पास आता होता है ग्लास, रबड़ वगैरह हमारे पास आता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक पास्ट ईयर MCQ आया था कि सुपर कूल लिक्विड्स क्या होते हैं और सूडो लिक्विड्स क्या होते हैं, तो अमॉर्फस सॉलिड्स ही उनको कहा जाता है। इस तरीके से था कि MCQ ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल लिक्विड्स। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो गए थे सुपर कूल लिक्विड से मुराद क्या है, और उसमें ग्लास और रबड़ इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए थे। तो सिंपल बात यही है कि वो अमॉर्फस सॉलिड्स की बात हो रही थी। ठीक है, अच्छा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हमने आगे पढ़नी है। तो क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले होता है कि दे हैव डेफिनाइट शेप एंड द ज्योमेट्री। ठीक है, उनके पास डेफिनाइट शेप भी होती है, ज्योमेट्री भी होती है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होता है हमारे पास। So they have definite shape and geometry, as well as they have a sharp melting and boiling melting point, and they have a cleavage plane. Okay, तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वर्सेस अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, और फिर हमने उनके बेसिक डिफरेंसेस को पढ़ा। ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, और क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टीज में एक हमने पढ़ा कि उनके पास डेफिनेट शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है उनके पास। एट द सेम टाइम हमारे पास उनका क्लीवेज प्लेन एक होता है, क्लीवेज प्लेन होता है उनका एक अपने पास। अच्छा, फिर उनके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज एन आइसोट्रोपी। उसको मैं पिंक से लिख देता हूँ। क्या है उनके पास? एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? डायरेक्शन में। प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती होती हैं, प्रॉपर्टीज डिपेंड डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन पे हमारे पास डिपेंड करती है। अब ये कौन कौन सी एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। सबसे पहले हमारे पास एक आता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैं इसको समझाता हूँ कि क्या मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और क्लीवेज। ठीक है, ये हमारे पास। अब बेसिकली मतलब ये होता है हमारे पास अनिसोट्रोपी का। फॉर एग्जांपल, ये एक चीज़ है, हम मिसाल ले लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, ये इस डायरेक्शन में करंट कंडक्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में करंट कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये बेसिकली अनिसोट्रोपी, यानी वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती होती है प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती होती है आयनिक कंपाउंड्स की, जो कि होती है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि रेपिटेशन ऑफ faces, angles, and edges after 360 डिग्री। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है, ये देख लेते हैं। ठीक है, शेप ऑफ क्रिस्टल। हैबिट का मतलब होता है शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज, इन विच इट ग्रोज, यानी किस शेप पे वो ग्रो कर रहा होता है। अब इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl। अब NaCl है, जैसे क्यूबिक शेप में भी ग्रो कर सकता है और ऑक्टाहेड्रल में भी, ऑक्टाहेड्रल में भी। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आती है, हम देखते हैं, जैसे हम कहते होते हैं, जिसको हम लोग कहते होते हैं
फिर इसके बाद हमारे पास आता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन्स सेम एंड मॉर्फिज्म शेप। तो आइसो मीन्स यानी डिफरेंट कंपाउंड्स की सेम शेप, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड सेम शेप। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें हमारे पास, तो फॉर एग्जांपल NaNO3 हो गया, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों की शेप क्या है हमारे पास, रोम्बोहेड्रल है। ठीक है, कौन सी शेप है, रोम्बोहेड्रल है। अच्छा, एक और MCQ आता है 5 पेपर में कि जो आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या चीज सेम होती है, तो आपने बताना है कि नोट दे हैव सेम एटॉमिक रेशियोज, दे हैव सेम एटॉमिक रेशियोज। देखो फॉर एग्जांपल अभी देखो 1:1:3 इसमें भी आया और इसमें भी सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ कि इनके पास क्या चीज सेम होती है, तो आपको बतानी चाहिए कि दे हैव सेम एटॉमिक रेशियोज लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। हमने अभी पढ़ा आइसोमॉर्फिज्म, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक कंपाउंड की, वन कंपाउंड मोर शेप्स, एक कंपाउंड की ज्यादा शेप्स। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट, तो वहां पर रोम्बोहाइड्रल में भी होता है और ऑर्थोरोम्बिक में भी होता है। रोम्बोहाइड्रल में भी होता है एंड ऑर्थोरोम्बिक में भी होता है, ऑर्थोरोम्बिक में भी होता है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है एलोट्रोपी। अच्छा, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलोट्रोपी और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं भी आपको बताता हूँ एलोट्रोपी और इसमें क्या डिफरेंस है। एलोट्रोपी ये कंपाउंड की एक से ज्यादा शेप है। एलोट्रोपी एक एलिमेंट की मोर देन वन क्रिस्टलाइन फ्रॉम वन एलिमेंट एंड मोर शेप्स, मोर क्रिस्टलाइन शेप्स। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पता है, कार्बन, कार्बन किसके फॉर्म में जाता है, डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में, बकी बॉल्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है, एलोट्रोप। अच्छा, अब पेपर में जो स्टेटमेंट पे पॉइंट गौर करने वाला है कि वो आया एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है या वो कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है, तो ये बड़ा आप लोगों ने सोच समझ कर पॉइंट को सेलेक्ट करना है कि भाई वो हमारे पास इसके बारे में बात कर रहा है, ताकि आप लोग उसके ऑप्शन को सेलेक्ट कर सको। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है ट्रांजिशन टेम्परेचर। फिर जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें दो फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। टेम्परेचर एट विच टू फॉर्म्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एग्जांपल देखी जाए तो एक होता है ग्रे टेन और वो होता है वाइट, एक होता है वाइट टेन। ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं 13.2 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। अच्छा, अब अब हमारे पास एक हम लोग टर्मिनोलॉजीज पढ़ने जा रहे हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। अच्छा, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, एरे ऑफ पार्टिकल, अरे ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है इन 3D स्पेस। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास बात आती है यूनिट सेल क्या। तो यूनिट सेल हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस का छोटा सा पार्ट। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट
पार्ट ऑफ लैटिस, ऊपर हमने क्रिस्टल लैटिस पढ़ा था ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस दैट शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। मेरी एक छोटा सा क्रिस्टल लैटिस का पार्ट जो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो पहला होता है हमारे पास आयोनिक सॉलिड और दूसरा होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, आयोनिक सॉलिड्स कौन से सॉलिड होते हैं हमारे पास? सॉलिड विच हैव क्रिस्टल आयंस। ठीक है, जिनके पास आयंस में क्या होते हैं? सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स फॉर्मिंग क्रिस्टल्स आर आयन, यानी आयंस जो हमारे पास क्या बना रहे थे। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहला हाई एमपी एंड बीपी। ठीक है, स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। ठीक है, बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म हमें पता है। इन सॉलिड फॉर्म, गुड इन कंडक्टर फॉर्म, और गुड कंडक्टर किस फॉर्म में? इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब हमने दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास अच्छा, अब हमने पढ़ना है कुछ कंक्लूजन। अच्छा देखिए, हमारे पास एक आता है कि NaCl के अंदर कितने आयंस, क्या चीज है क्या नहीं है। हम तो सॉरी। ओके, अब कंक्लूजन इन NaCl क्रिस्टल, कंक्लूजन इन NaCl क्रिस्टल्स, यानी NaCl क्रिस्टल लैटिस के अंदर कुछ कंक्लूजन होते हैं। उन कंक्लूजन को हम एक जगह लिख लेते हैं कि वन यूनिट सेल कंटेन हाउ मेनी क्लोराइड आयन, तो आप बोलोगे 4 क्लोराइड आयन। वन यूनिट सेल कंटेन हाउ मेनी सोडियम आयन, तो 4 सोडियम आयन। ठीक है, वन यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ कितने सोडियम क्लोराइड होंगे, तो 4 NaCl। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? अभी कोऑर्डिनेशन नंबर बताता, इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि हमारे पास कितने क्लोराइड आइंस को सराउंड किया हुआ है सोडियम आइन ने। तो हमारे पास 1 क्लोराइड आइन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आइंस एंड वाइस वर्सा। यानी अगर एक क्लोरीन को 6 ने सराउंड किया हुआ है तो 6 एक सोडियम को 6 क्लोरीन सराउंड करेंगे। तो सिंपल इज दैट, ये कंक्लूजन है एंड दे आर वेरी हाई। ये सारे पांच पेपर हैं, वो ये बोलता है वन यूनिट सेल कितना क्लोराइड आयन करेगा, 4। सोडियम कितना करेगा, 1। कितने NaCl, 4। और क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6। तो ये एक समरी है, अगर आप फेडरल बुक की बुक उठाकर देखो तो इसके अंदर बहुत बड़े तरीके से लाइक 1.5 पेज का उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा प्रोसीजर। और वो एक्सप्लेन करता है कि कॉर्नर पे इतना है, उतना है, इस तरीके से। तो वो बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता। बट जो चीज उसमें से आपको समझनी है या समझने से या आपको याद करनी है वो ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज को जितना अच्छा कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, उसको याद करो। बस टेंशन नहीं लो, आराम से ये चीज समझ याद कर लोगे, पेपर निकल जाएगा। इसी से मिलते जुलते MCQs आते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑफ आयोनिक सॉलिड।
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ आयोनिक सॉलिड। तो सबसे पहला फैक्टर तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी उतना ज्यादा आयनिक सॉलिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। दूसरा मैंने उसमें बात लिखाई थी कि इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ रेडियस रेशो ऑफ कैटाइन अपॉन एन। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपने याद रखना है। और इसकी एग्जाम्पल भी याद रखनी है। मैं भी आपको एक चार्ट बनवा के दे रहा हूँ। इस चार्ट को जितने तरीके से अच्छे तरीके से याद कर सकते हो याद कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे बहुत एमसीक्यूज पिक होते हैं, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पिक होते हैं। तो इस चार्ट को जितने अच्छे तरीके से याद करोगे उतना ज्यादा फायदा आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियस रेशो क्या है, फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उस रेशो पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, उस पे फिर देखते हैं कि उस रेशो पे शेप क्या आती है, और फिर एग्जाम्पल क्या आती है। अगर ये चार्ट आप याद कर लोगे सॉलिड में से यही क्वेश्चन पिक होते हैं। कोई भी बुक हो सब में मिलती जुलती चीजें हैं, सारे बोर्ड का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो सबसे पहले रेडियो रेशो हम लोग करते हैं 0.15 से लेके 0.225। इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3। ठीक है, इस पे शेप होती है हमारे पास ट्राइंगुलर। ठीक है, फिर हमारे पास है दूसरा रेशो है 0.225 से कंटिन्यू होता है और वो जाएगा 0.414। इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और इस पे जो शेप है वो है टेट्राहेड्रल। देखो 4 है तो टेट्राहेड्रल, 3 है तो ट्राइंगल। ट्राइंगल इस तरीके से होता है ना, टेट्राहेड्रल में 4 शेप्स होती हैं। फिर तीसरा है कि 0.414 से लेके 0.732 से, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल फिर हमारे पास 0.723 से लेकर 1 तक है और कोऑर्डिनेशन नंबर है 8 और इसमें शेप होती है क्यूबिक। ठीक है, अब हमारे पास इनकी एग्जांपल देख लो कि जो ट्राइंगुलर है वो हमारे पास B2O3 की एग्जांपल है, क्यूप्रिक क्लोराइड है, ठीक है, जिंक सल्फाइड है, फिर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले का, और जो क्यूबिक वाला है वो हमारे पास कौन कौन हो सकता है? सीजियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड, और क्यू ऑक्टाइडल में NaCl। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने NaCl को एक हाईलाइट से कर रहा हूँ और सीजियम क्लोराइड को, ये दो चीजों को मैंने हाईलाइट किया है फॉर अ रीजन। इसको जितने अच्छे तरीके से याद कर सकते हो कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसका रेडियस ये है और उसकी शेप ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ये बात याद कर लो, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। अच्छा, फिर एक लास्ट हमारे पास एक्सेप्शन, नॉट एन एक्सेप्शन, आप कह दो कि अगर रेशो अगर 1 आ जाता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 10 है तो हमारे पास वो मेटल्स होते हैं। ओनली क्या होंगे? मेटल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि रेशो वो बोलेगा 1 है, अब आप बताओ कि ये क्या एलिमेंट होगा, कौन सा कंपाउंड होगा, वो इस तरीके से MCQ देता होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं आगे टाइप्स ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हेडिंग दे दो, क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक हमारे पास आते हैं, सबसे पहले आते हैं सिंपल क्यूबिक, फिर आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और फिर आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, अच्छा, अब हमने किन हेडिंग्स में तीनों को पढ़ना है कि तीनों में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अच्छा, तो जो सिंपल क्यूबिक है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, और क्यूबिक वाले में जो फेस सेंटर्ड है उसमें 12 है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर का मतलब ये है कि हमारे पास, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास
जो एटम है वो सेंटर पे लोकेट हुआ होता है, और फेस क्यूबिक का मतलब होता है कि जो एटम है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इसमें 1 होता है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, इसके अंदर आ सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इसमें हमारे पास आता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो अगेन हमारे पास 3 टाइप के क्यूबिक सिस्टम होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक, फेस सेंटर्ड। ठीक है। फिर हमारे पास आती है वाली बात कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सिंपल क्यूबिक में 6, उसमें 8 और उसमें 12, और फिर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इसमें 1 है, 2 है और फिर 4 है। और इनके एग्जांपल्स है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हम जाते हैं, दैट्स इट, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है बेसिकली? ठीक है। लैटिस एनर्जी को कवर करते हैं। तो लैटिस एनर्जी और इसके फैक्टर्स को देख के फिर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स करते हैं, और उसके बाद हम अपना चैप्टर एंड करते हैं। ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लैटिस एनर्जी से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद लैटिस एनर्जी। तो बेसिकली लैटिस एनर्जी क्या है? जो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी, यू कैन इन शॉर्ट बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। ठीक है, सिंपल। अगर तुम्हारे पास सोडियम और फ्लोराइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 1 NaCl का कंपाउंड बना रहे हैं, तो 787 किलो जूल, तो ये इसकी लैटिस एनर्जी हो गई। और अगर यही कंपाउंड टूट रहा है इस तरीके से सोडियम और क्लोराइड आइन में, तो ये हमारे पास क्या होगा, 787 किलो जूल इनकी लैटिस एनर्जी हो जाएगी। तो लैटिस एनर्जी क्या है? ये एनर्जी इसको तोड़ने के लिए, ये एनर्जी रिलीज हुई जब ये चीज बनी। सिंपल, ये हमारे पास लैटिस एनर्जी है। ठीक है। अब जो लैटिस एनर्जी है वो डिपेंड करती होती है चार्ज डेंसिटी पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करती होती है? चार्ज डेंसिटी पे। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी क्या है? रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी बेसिकली रेशियो होता है दो चीजों का। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो वही क्या हमारे पास 5 पेपर क्वेश्चन था कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। ठीक है, ऑप्शंस में हमारे पास आता है, ऑप्शन ए इज लिथियम क्लोराइड, ऑप्शन बी इज NaCl, ऑप्शन सी इज पोटेशियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी इज रुबीडियम क्लोराइड। तो इसका ऑप्शन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए ऑप्शन है, लिथियम क्लोराइड। क्यों? देखो, सब में क्लोराइड आयन सेम है, सेम है, सेम है। अब हमने क्या देखना है? उसका मेटल आयन देखना है। तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी किसके बोलते हैं? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अब देखो, सब पे चार्ज +1 है, +1 है, +1 है, +1 है, और ये इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। अब जितना ज्यादा वॉल्यूम कम होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? चार्ज डेंसिटी होगी, और जितने ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। तो किसका सबसे ज्यादा साइज छोटा है? लिथियम का। तो दैट्स वाई हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जिसमें स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है। अच्छा, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है। अब जो हमारे पास पोलर होते हैं वो मेरे पास एग्जांपल आ गई, H2O, ग्लूकोज, इस तरीके से। और जो नॉन पोलर हो गए वो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, सल्फर हो गया, I2 हो गया। अच्छा, इनकी कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड की लिखी थी, इस तरह इनकी भी होती हैं। तो इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे आर सॉफ्ट।
दे आर कंप्रेसिबल, दे हैव एमपी एंड बीपी, लो उनका हाई था। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यस, हियर वी आर, और हमने यहाँ पर अपना सॉलिड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है।